नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। राजधानी देहरादून से आज धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। पूरी खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं अभय कैतुरा। धामी सरकार की आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए गए हैं। धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण विषयों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी यहां पर दी है। सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो सेवा नीति है, जो पहली बार उत्तराखंड राज्य में बनी है, उसको लागू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कई विभागों को उसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया है, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा हो या उद्योग हो, वो सभी विभाग इसके अंतर्गत यहाँ पर आएंगे ताकि उत्तराखंड राज्य में मिलकर सभी विभाग आपसी कोऑर्डिनेट करके विकास के कामों को तेज गति प्रदान कर सके। इसके अलावा औली के विकास के लिए, जो स्कीइंग के क्षेत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसके लिए औली विकास प्राधिकरण का गठन यहाँ पर किया गया है ताकि वहां पर स्कीइंग के क्षेत्र की संभावनाएं और विकसित की जा सके और औली को नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सके। ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार ने अपनी इस कैबिनेट बैठक के जरिए उत्तराखंड में विकास के कामों को और तेज करने का काम किया है, जो आने वाले दिनों में जनता के लिए भी हितकारी होंगे और प्रदेश के नए विकास के क्षेत्र में भी और लाभदायक सिद्ध होंगे। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सनातन पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है। ताजा मामले पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। भारत में सनातन धर्म को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां उदयनीति के बयान से ये विवाद जो है धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की थी, अब उसके बाद से देखिए तमाम मंत्रियों का इस पे कुछ न कुछ प्रतिक्रिया तो सामने आ ही रही है। इसके बाद उनके खिलाफ जो है क्या यहाँ पे एक्शन लिया गया, उसको लेकर भी लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। अब देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनका बयान आया कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी, उसकी जीभ खींच ली जाएगी। बात यही नहीं रुकती है। रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे पूछा है सोनिया गांधी से कि आपने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। राहुल गांधी से भी यही प्रश्न उनकी तरफ से किया गया है। प्रियंका गांधी से भी उन्होंने कई सवाल पूछे हैं कि आप लोगों ने सनातन धर्म पे ये जो टिप्पणियां हो रही है उसको लेकर चुप्पी क्यों साधी हुई है। अब देखिए ये पूरे सनातन धर्म को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान निकल के सामने आया। तमाम मंत्रियों को इस पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। एक सवाल जो है बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि इंडिया जो कि गठबंधन है, उनको वो जो है सनातन धर्म के खिलाफ जो टिप्पणियां की जा रही है उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है। और देखिए ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि सनातन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, हर धर्म की हम सम्मान करते हैं, हर धर्म को हम आस्था के लिए मानते हैं। कोई भी धर्म के खिलाफ अगर टिप्पणी की गई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार ये प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है, लेकिन उदयनिधि का बयान जो है वो रुकने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन की ओर से बाकी दलों की इस पर प्रतिक्रिया निकल के सामने आती है या नहीं आती है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। क्या डीजल चालकों को लगने वाला है झटका? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बता रही हमारी सहयोगी जूही सिंह। आयोजित सियाम के कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10% की जो है एक्स्ट्रा जीएसटी लगाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश में प्रदूषण जो है एक गंभीर समस्या बनी हुई है और इसको लेकर जो है जो डीजल वाहन है उस पर वो 10% एक्स्ट्रा जो है जीएसटी लगाएंगे, जिससे इसके निर्माण में कमी आएगी। इसके लिए उन्होंने बताया कि जो है एक पत्र भी मैंने तैयार किया है जिसको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष में रखूंगा और इसमें उन्होंने तमाम चीज़ें जो है इससे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को लिखा है। और उन्होंने कहा है कि पिछले 8-10 दिनों से मैंने पत्र तैयार किया है जिसको मैं उनके समक्ष रखूंगा और इस बात को उनके समक्ष रखूंगा। मंत्री ने कहा है कि देश में जो प्रदूषण है उसको लेकर कई तरह के हम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी हो गया है। बहुत जल्दी ये काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर रहा है और इसको लेकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने जो वाहन निर्माता कंपनियां हैं उनसे भी अपील की है, अनुरोध किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अलावा जो संसाधन है, आधुनिक संसाधन है, डीजल पेट्रोल के अलावा जो है चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, इन सब पर जो है काम करे। इनसे चलने वाले इंजन का जो है इस्तेमाल वाहनों में किया जाए। सियाम के वार्षिक कन्वेंशन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जा सकता है और ये पॉल्यूशन टैक्स के तौर पर लगाया जाएगा। हालांकि कुछ देर बाद ही नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए इस बात का खंडन भी किया कि डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर 10% टैक्स लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि
फिलहाल ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है कि डीजल गाड़ियों पर जो है 10% पॉल्यूशन टैक्स लगाया जाएगा कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो है वो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में पहले नंबर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बनना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही ये संभव है। हालांकि वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाने में कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी और हमें अपने लॉजिस्टिक कीमत को कम करना होगा। उन्होंने कहा कि देश तेजी से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में हम दुनिया में एक अलग मुकाम पर नजर आएंगे। इसी के साथ उन्होंने इलेक्ट्रिक और फ्लैक्स फ्यूल कारों को लेकर कहा कि ये समय की मांग है। ये कारें जो है न केवल सस्ती होगी बल्कि इससे कार्बन एमिशन को भी काफी हद तक कम करने में मददगार साबित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके आधुनिक इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक वाहन के जो ज्यादा से ज्यादा निर्माण को आने वाले समय में पूरी दुनिया जो है हमें देखेगी। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी प्रतिनिधि मंडल के साथ मंगलवार दोपहर को रवाना हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। एक सम्मेलन खत्म होने के बाद भारत में फंसे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी अपने बेटे के साथ G20 से एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए थे। लेकिन बता दें कि जैसे उनका एयरबस प्लान खराब होने की खबर उनको लगी तो उसके बाद वो ललित होटल में रुकने का उन्होंने स्वयं फैसला लिया था। विदेश मंत्रालय की उनकी तरफ से किसी प्रकार के आधिकारिक कार्यक्रम की सूचना सोमवार को नहीं मिली थी। इसके बाद की पुष्टि खुद उनका स्वागत करने वाले राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की ओर से की गई थी। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी ड्यूटी कनाडाई पीएम एयरपोर्ट का स्वागत करने की थी। विमान खराबी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभी भी भारत में ही फंसे हुए थे। वहीं उनके भारत में फंसे होने के पर सवाल उठ रहा है। G7 देश के प्रधानमंत्री तब क्या करते हैं जब वह अचानक खुद को 36 घंटे के लिए किसी विदेशी देश में फंसा हुआ पाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 51 वर्ष के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही एयरबस विमान की खराबी आने के बाद से राजधानी ललित होटल में अपने कमरे में रहने का फैसला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक हालात उस समय खराब हो जाता है जब G20 में उनको लेकर कोई खास गर्मजोशी नहीं देखी गई थी। G20 में पीएम मोदी के कनाडा में भारत के खिलाफ लगातार उठ रही आवाज़ों को लेकर गहरी चिंता जताई थी। इस मामले को मजबूती के साथ से एक सम्मेलन में मंच पर उठाया था। इस मामले की कनाडाई पीएम ने रविवार को एक संक्षिप्त बयान में जारी किया था। इसी बयान के कुछ समय बाद अलगाववादी समूह 6 जस्टिस ने रविवार को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया को एक गुरुद्वारे में जल्दीबाजी से खालिस्तानी जनमात संग्रह की व्यवस्था भी की थी। लेकिन कनाडा की ओर से उठाए गए इस तरह के कदम और भारत सरकार को ध्यान नहीं गया। भारत में फंसे कनाडा के पीएम ट्रूडो ने सोमवार को सरकार के साथ कोई अधिकारी बातचीत नहीं की है। कनाडाई के पीएम का स्वागत करने के लिए खुद राज्य मंत्री चंद्रशेखर को यहां पर इसका जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन बता दें कि उसकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया, ना कोई अधिकारी की तौर से इसकी कोई पुष्टि की गई। जिस तरह उनका जो विमान था वो खराब हुआ गया था। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। मराठा आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र में सभी दलों की हुई बैठक। सीएम शिंदे बोले मराठा समुदाय के रिजर्वेशन के लिए सभी दलों में बननी चाहिए सहमति। मराठा समाज को नहीं मिलेगा धोखा, सरकार सकारात्मक। मराठा आरक्षण पर शिंदे का भरोसा। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार ये मामला एकनाथ शिंदे की गले की हड्डी बन चुका है। राज्य में पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण को लेकर तमाम तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। आज से 15 दिन पहले मराठा आंदोलनकारी मनोज जरगे मराठाओं की कुणबी छाती का प्रमाण पत्र लेके ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। पिछले 15 दिनों से चल रहा ये अनशन अब आंदोलन का रूप ले चुका था और आरक्षण का ये मांग राज्य के अन्य हिस्सों में भी पहुंच चुकी थी। अब इस बीच मामले को लेकर सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर कानूनी से लेकर हर पहलू पर चर्चा की गई और मराठा समुदाय के आरक्षण पर सर्वदलीय सहमति बन गई। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस आरक्षण को अन्य समाज के आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना लागू किया जाएगा। एक तरफ जहां अनशन की शुरुआत से लेकर अब तक यानी पिछले 15 दिनों में महाराष्ट्र समुदाय के आरक्षण की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने की मांग पर ओबीसी के लोग आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण दिए जाने को का कड़ा विरोध किया है। वहीं एक तरफ राजनीतिक हलकों में चर्चा तो ये भी है कि मराठा आरक्षण पर राजनीतिक दबाव बनाने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं मराठा संगठन ने कल यानी 11 सितंबर को ठाणे के कुछ इलाकों को भी बंद रखा। ऐसे में इस खबर में जानते दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र में काफी सालों से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन हाल ही में एक बार ये मुद्दा
तब गर्म हो गया जब 2 हफ्ते पहले मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर एक्टिविस्ट मनोज जारगे भूख हड़ताल पर बैठ गए। आरक्षण को लेकर मराठा आंदोलन की आग इसी महीने की शुरुआत में जालना जिले के अंतरवली सारथी गांव में भड़की थी। उस वक्त ये प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया था और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए गए थे। वहीं दूसरी तरफ मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने की मांग को लेकर नागपुर में ओबीसी समुदाय के लोग भी मराठाओं को आरक्षण देने के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर लगा 1 सितंबर से ये आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर मराठाओं का कहना है कि ओबीसी में इनकी मांग है ओबीसी में शामिल किया जाए। अब फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस मामला ये कहां तक तूल पकड़ता है, क्योंकि लगातार इसको लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी अपने चरम पर और प्रदर्शन के चलते कई तरह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया न्यूज़। तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा हो चुका है, जिसको लेकर समय समय पर लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जिस तरह का भरोसा जताया है, ऐसे में आने वाले समय में राजनीतिक हलकों में ये मुद्दा और अधिक हलचल पैदा कर सकता है। देखना ये होगा कि ओबीसी कोटे से आरक्षण को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर जो मांग उठ रही है, उसमें दोनों ही पक्षों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से इस आरक्षण को आगे बढ़ाया जाता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हालात फिलहाल महाराष्ट्र में ये बने हुए हैं कि जगह जगह एक तरफ मराठा आरक्षण को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं ओबीसी समुदाय भी अब इस प्रदर्शन में कहीं पीछे रहने की फिराक में नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ओबीसी कोटे से यदि आरक्षण दिया जाता है तो जगह जगह पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। और इन तमाम प्रदर्शनों के बीच में महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में यह मुद्दा बनकर उभरा है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से सरकार इस पर सहमति जताती है, क्या फैसला इस पर सरकार लेती है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर के बारे में। महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में जमकर संघर्ष देखने को मिला है। पूरी खबर पर जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। महाराष्ट्र जिले के सतारा के खटाव तहसील में 10 सितंबर की रात को एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के घर पर पथराव कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और इस हादसे में, इस घटना में करीब 2 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर को एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ पोस्ट की थी। इसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल था। पुलिस ने बताया पुणे से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित पुंसावाली गांव में हिंसा शुरू हुई थी। 2 समुदाय के लोगों ने कई दुकानों घरों में आग लगा दी। हालात काबू करने के लिए इलाके की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने गांव में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की। उन्होंने सड़क किनारे खड़े वाहनों में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद सतारा के एसपी समीर शेख पुलिस फोर्स के साथ मौके पहुंचे। इसके बाद हालात नियंत्रित हुए। वहीं इसको लेकर सतारा से सांसद श्रीनिवास पाटिल ने सरकार से हालात को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने को कहा है। पाटिल ने कहा कि ये जो कुछ हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी अपील है कि सभी लोग शांति बनाए रखें। वहीं सतारा के डीएम ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान न दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी पोस्ट ना डाले जिससे किसी को दुख हो। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया न्यूज़। बदायूं में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। जो कहर है बुखार का वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कि आपको बता दें कि बदायूं जिले के एक गांव है बंदरा, जहां पर लगभग 1.5 दर्जन बुखार से मृत्यु हो चुकी है। वहीं पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो लगातार उस गांव पहुंच रही हैं और अन्य लोगों की जांचों में लगी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको लेकर भी प्रशासन कहीं न कहीं अब सतर्क दिखाई दे रहा है और पूरे गांव में स्वच्छता के लिए जगह जगह सफाई की जा रही है और फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग पर निशान खड़े हो रहे हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग है लगभग 1.5 दर्जन मृत्यु होने के बाद अब जागा है। इससे पहले अगर स्वास्थ्य विभाग अगर जाग जाता तो शायद लगता है कि जो 1.5 दर्जन मौतें हुई हैं वो अब ठीक होते। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार बुखार का कहर जो बढ़ रहा है उसको रोकने में स्वास्थ्य विभाग कब तक कामयाब हो पाता है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया न्यूज़, बदायूं। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामले के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर आज सुनवाई थी। 2009 का ये मामला है जब कपिल देव सिंह की हत्या हो जाती है। थाना करंडा के सबवा गांव का ये मामला है। उसी समय 2009 में ही थाना मोहम्मदाबाद में मीर हसन ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया। 2010 में जब गैंग चार्ट बनता है उसमें माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज किया जाता है। उस समय मुख्तार मऊ के
विधायक थे। लगातार इस पर दलीलें भी दी गई अधिवक्ताओं की ओर से। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होती है। आज ऐसा सुनने में आ रहा था, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही थी, हो सकता है सजा का ऐलान भी हो जाए, लेकिन माननीय न्यायाधीश के अवकाश पर चले जाने के कारण हापुड़ में जो घटना हुई थी वकीलों की, उस पर आज वकील भी हड़ताल पर हैं। अतः आज स्थिति को आगे टाल दिया गया। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की अगली तिथि 20 सितंबर मुकर्रर की गई। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी। बदायूं में बेजुबानों पर कौन ढा रहा है कहर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। बदायूं जिले से एक सनसनी मामला सामने आया है। जी आपको बता दें कि एक जो मधुमक्खी पालक था, उसने जो चिड़ियाँ थी उनके लिए आटे में जहर मिलाकर रख दिया। वहीं जो चिड़ियों ने वो जहर को खाया तो उसमें दर्जनों चिड़ियों की मौत हो गई। इस बात की सूचना जब पशु प्रेमी बदायूं विकेंद्र शर्मा को मिली तो वह मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो मृतक चिड़ियां हैं उनके लिए उठवाया और उनके लिए पीएम के लिए भिजवाया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने थाने में तहरीर भी दी है, अलापुर थाने में, जहां पर उन जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो आरोपी हैं जिन्होंने इस कृत्य को किया है, जो चिड़ियों को मारा है, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कब तक कर पाती है और उन्हें गिरफ्तार करने में कब तक कामयाब हो पाती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। मिर्जापुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरे मामले के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के टंकिनगंज के पास में बेल पर एक एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक में जो वहाँ का जो पैसा लोड करने के जो गाड़ी आती है, वो गार्ड लोग अपने बक्से में पैसे निकाल कर लोड करने के लिए निकालते, तभी 4 बदमाश अपने बाइक से आते हैं और रिवाल्वर तान के रिवाल्वर फायरिंग करके कुछ बॉक्स लेके जाते हैं, जिसमें आपको बताते चले कि 3 गार्ड जो है, 3 गार्ड में से एक गार्ड को गोली लगी, एक सीने में लगी है, दूसरे गार्ड को पैर में लगी है, एक गार्ड को कमर में लगी है। अभी लोगों की हालत इतनी गंभीर है कि जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी सुनने में आ रहा है कि एक गार्ड को सीने में जो चोटें लगी है, वो अपनी मौत से जूझता चल रहा है। इसी मौके पर पुलिस प्रशासन को सूचना मिलती है, पुलिस प्रशासन मौके पे आती है। पुलिस प्रशासन में एसपी, कप्तान और नज़दीक जो थाना अध्यक्ष महोदय है, चौकी प्रभारी, सभी लोग आते हैं, मुआयने की जांच करते हैं। जांच में अगर जो अपराधी है बहुत जल्द उन लोग का खुलासा किया जाएगा और पार्टी उन लोग को जेल भेजने का कार्य करेगी। मिर्जापुर से इंडिया वॉइस, कमलेश कुमार। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर आवारा मवेशियों के दिखाई देने पर बड़ी कार्रवाई होगी। खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। राजमार्गों पर बढ़ती हुई मार्ग दुर्घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें, रायबरेली जिलाधिकारी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और उनके द्वारा खंड विकास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए साफ तौर पे पत्र में लिखा गया है कि जो भारतीय राजमार्ग है, लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग, उस पर जो अन्ना जानवर हैं अगर दिखाई देंगे तो साफ तौर से उनकी जिम्मेदारी संबंधित वीडियो की होगी और इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और साफ तौर से पत्र में यह भी लिखा गया है कि जो किसान का फसल चौपट कर रहे हैं अन्ना जानवर, उस पे भी रोक लगाने के लिए बाकायदा संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी और तैनाती की गई है। बता दें कि पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी का बड़ा कदम कहा जा सकता है। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार हो रही मार्ग दुर्घटनाओं के क्रम में ये कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 हफ्ते पूर्व जारी किए गए इस पत्र के बावजूद भी अभी भी सड़कों पर जो लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग है उस पर अभी भी अन्ना जानवरों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के द्वारा जारी किए गए पत्र को कितना तवज्जो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी देंगे। हालांकि अभी तक 1 हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी सड़कों पर कोई असर नहीं देखने को मिल रहा और न ही जो किसान है उनकी खेतों में अन्ना जानवरों की कमी देखने को मिल रही। आपको बता दें, एक तरफ लगातार किसान परेशान है अन्ना जानवरों से और दूसरी तरफ मार्ग दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसके क्रम में ये जिलाधिकारी के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके द्वारा अभी तक इस पत्र को तवज्जो नहीं दिया गया है और ना ही किसी प्रकार से सड़कों पर जो अन्ना जानवर हैं उनकी कमी देखी जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के इस पत्र को जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं कब संज्ञान में लेते हुए इस पर अमल करेंगे। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस।
सहारनपुर में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। देखिए शरद कुमार की रिपोर्ट। थाना गंगोह क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा के साथ आज गैंगरेप की वारदात हो गई। इस वारदात में शामिल 5 युवकों को जनपद सहारनपुर की थाना गंगोह पुलिस ने देर रात ही उठाकर आज जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते दिन थाना गंगोह क्षेत्र की रहने वाली एक स्कूली नाबालिग छात्रा को परिचित व्यक्ति ने मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने के बहाने बिठाया और फिर उसे सुनसान जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पहले 1, फिर 2 और फिर 3 और दोस्तों को बुलाकर लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में हुई इस दरिंदगी को लेकर ग्रामीणों ने आज गंगोह थाने को घेरा है और घेरने के पश्चात उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वो 5 आरोपियों के मकानों पर बिल्डोजर चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा देने का काम करें। सहारनपुर एसएसपी विपिन ताड़ा ने भी देर रात में ही 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजने का काम किया है। सहारनपुर में गैंगरेप की घटना से हर कोई अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है कि योगी राज में आखिरकार कितने अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद हो सकते हैं। शरद कुमार शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। बदायूं में एसबीआई बैंक में बड़ा घोटाला देखने को मिला है। पूरे मामले की पड़ताल की हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना ने। के तहसील दातागंज क्षेत्र में एक एसबीआई बैंक के जो बाबू है उसने एक काफ़ी घोटाला कर दिया है। आपको बता दें कि ये घोटाला जब खुला जब वह यहाँ से फरार हो गया। आपको बता दें कि उसने जो पैसा था उसने अपनी माँ के खाते में और वहाँ जो कैंटीन का एक कर्मचारी था उसके खाते में ट्रांसफ़र करता रहा। इस बात की सूचना बैंक मैनेजर या अन्य किसी कर्मचारी को नहीं हो पाई। आपको बता दें कि बाबू इतनी सतर्कता से पैसे सेंड करता था कि एक जो बाउचर था उसकी 2 जगह पैसे ट्रांसफ़र करता था। इस बात की जब पकड़ हुई तो बाबू फरार हो गया। अब उसके पीछे कई धाराओं में मुकदमा लिखकर पुलिस जांच में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो फरार बाबू है उसको पुलिस पकड़ने में कब तक कामयाब हो पाती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। रायबरेली के शोहदे से परेशान युवती ने की आत्महत्या। देखिए हमारे सहयोगी राजू तिवारी की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी संजीदा है और उसके द्वारा काफी फोकस किया जा रहा है ताकि प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हों और सशक्त हों। लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में इसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा और आज भी रायबरेली जिले में शोहदों के आतंक से युवतियां अपनी जान देने पर मजबूर दिखाई पड़ रही हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कोटरा बहादुरगंज गांव का आया है, जहां पर एक युवती ने शोहदों के आतंक से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों में पूरी तरह से भय का माहौल देखने को मिला है। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों के द्वारा जो युवती है उसके शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद गांव में भय का माहौल देखने को मिला और परिजनों में काफी रोने धोने की आवाजें देखने को मिली हैं। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के कोटरा बहादुरगंज गांव का है, जहां पर एक युवती अपने जानवरों के लिए चारा लेकर अपने खेत से आ रही थी तो गांव का ही रहने वाला एक युवक ने उसके द्वारा टिप्पणी की गई और उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध करना युवती को भारी पड़ गया और युवती को उस सोहदे के द्वारा वहीं पर घसीट कर मारा गया और जिसको लेकर युवती ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया और वो अपने घर में जाकर फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो इससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रायबरेली जिले में इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का किस प्रकार से अभी भी लागू हो पाया है और किस तरह से अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। तो इससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से रायबरेली जिले में अभी भी शोधों का आतंक साफ तौर से देखने को मिल रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।